बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिम और हमारा आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ रेजोनेंस। इसके 6 रूल्स जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हमने 7 रूल से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके जो 6 रूल्स हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेजोनेंस क्या है? इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है: द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल स्ट्रक्चर एज ए वेटेड एवरेज ऑफ टू और मोर फॉर्म्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। किसी भी मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की मदद से रिप्रेजेंट करना रेजोनेंस कहलाता है। When two or more lever structure can be written for a compound, then these structures are called, और जो स्ट्रक्चर्स हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ करते हैं उनको हम नाम देते हैं रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या उसको नाम दिया जाता है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये तीनों नाम हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द रेजोनेंस हाइब्रिड, इन तमाम स्ट्रक्चर्स का जो हम एवरेज स्ट्रक्चर लेते हैं वो कैसा होता है? इज सिमिलर टू ईच ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, वो हर एक से रिजेंबलनेस रखेगा बट आइडेंटिकल टू नन ऑफ देम, लेकिन वो एग्जैक्टली 100% किसी के साथ मैच नहीं करता। हाउ टू राइट डाउन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कैसे ड्रॉ की जाती हैं? टू और मोर लीवर स्ट्रक्चर्स आर रिटन टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड and the molecule is taken as the weighted average of them। हर एक मॉलिक्यूल जिसके लिए हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं उसके लिए हम लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और जो मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो इन तमाम स्ट्रक्चर का वेटेड एवरेज होती है। वेटेड एवरेज का वर्ड इस वजह से इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर की जो कंट्रीब्यूशन है या उसकी परसेंटेज है वो डिफरेंट है। इस वजह से हर एक की कंट्रीब्यूशन का हम एवरेज ले लेते हैं। कुछ की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो मेजर कहलाते हैं, और कुछ की कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होती है वो माइनर्स कहलाते हैं। फिर बेटा हमने इसके कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। इनमें से फर्स्ट 6 जो हैं वो हम पढ़ चुके थे, उसको सिर्फ रूल्स को हम दोबारा रिवाइज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। अब सिर्फ हम रूल्स रिवाइज करेंगे और फिर हम 7 रूल से उसी तरह स्ट्रक्चर्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका रूल नंबर 1 है: ऑल द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड शुड बी बोनाफाइड्स लीवर स्ट्रक्चर। कहते हैं जितनी भी आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है या जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं वो तमाम की तमाम बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। इसको ड्रॉ करते वक्त आपने जो वैलेंसी मेंटेन करनी है वो हाइड्रोजन के लिए 1 है, हेलोजन के लिए मैक्सिमम 2 हो सकती है, नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम 4 हो सकती है, कार्बन के लिए मैक्सिमम 4 है, और ऑक्सीजन के लिए 3। ऑक्सीजन अगर 3 वैलेंसी शो करता है तो उसके ऊपर लाजमी है कि कोई ना कोई चार्ज होगा, क्योंकि वो 3 वैलेंसी तब शो करता है जब वो अपने लॉन पेयर्स इस्तेमाल कर रहा हो। सेम रूल जो है वो नाइट्रोजन पे भी अप्लाई होगा। उस पर जब 4 वैलेंसी आती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये भी अपने लॉन पेयर इस्तेमाल कर रहा हो। सेकेंड रूल था हमारे पास, ड्यूरिंग राइटिंग डाउन द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कहते हैं जब आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, दीज आर ओनली द इलेक्ट्रॉन विच मूव बट नॉट द एटम्स। आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है, एटम्स को आप मूव नहीं करवाओगे। अगर आप एटम्स को विद इन अ मॉलिक्यूल मूव करवाते हो तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं कहलाएंगी, वो टाटोमेरिज्म हो सकता है।
रूल नंबर 3, the number of unpaired electrons in all the contributing structures should be the same. कहता है आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करना है। जितनी भी आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे उनके अंदर उनकी जो तादाद होगी वो वेरी नहीं करनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। फिर इसका रूल नंबर 4 जो था वो था रियल मॉलिक्यूल दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड का भी नाम देते हैं, इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स। इसकी तमाम कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल फॉर्म से जो इसका वेटेड एवरेज मॉलिक्यूल होगा या जिसको हम रियल मॉलिक्यूल बोलते हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी रखता होगा। रूल नंबर 5, all the contributing structures of a resonance hybrid do not contribute equally। कहते हैं तमाम स्ट्रक्चर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो एक जैसी नहीं होगी, एक्सेप्ट व्हेन दे हैव द सेम एनर्जी, सिवाय उसके कि जब उनकी एनर्जी जो है वो बराबर हो जाए। मोर स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स आर मोर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स। जो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा होंगी उनकी कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा होगी और उसको हम मेजर कंट्रीब्यूटर का नाम देंगे। अब रूल नंबर 5 जो है इसके आगे जो है वो 5 सब रूल्स थे, ये भी हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस किए थे। अब सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। इसका पहला रूल सब रूल कहता है स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल एंड मोर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। कहता है जितने आप कोवलेंट बॉन्ड्स की तादाद को ज्यादा रखोगे उतनी ही वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, उतनी उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी ज्यादा होगी विद दोज विद लेस कोवलेंट बॉन्ड, उनके मुकाबले में जिनमें कोवलेंट बॉन्ड की तादाद कम होती है। सब रूल नंबर 2, structures with greater charge separation are more unstable, especially when the charge separation leads to reduction in the number of covalent bonds। कहते हैं जब आप मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज सेपरेशन करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, खास तौर पे जब चार्ज सेपरेशन की वजह से नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की तादाद जो है वो रिड्यूस हो जाए, फिर उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगी। सब रूल नंबर 3, structure with like charges on the same atom or on two adjacent atoms are highly unstable। ऐसी स्ट्रक्चर्स जिसमें सिमिलर चार्ज होगा और सेम एटम पे होगा और एडजेसेंट भी हो तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी। सब रूल नंबर 4, द स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बजाय इसके के then the structure in which negative charge is present on less electronegative atom, के नेगेटिव चार्ज ऐसे एटम पे आ जाए जो पहले के मुकाबले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऐसा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जैसा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आना चाहिए और कम पे जो है वो पॉजिटिव। सब रूल नंबर 5, structure having bond length and bond angles closer to those of hybrid। ऐसी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म जिनके बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ रियल स्ट्रक्चर के ज्यादा करीब होंगे एंड मोर कंट्रीब्यूटर्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कहलाएंगे या मेजर कहलाएंगे। जिसकी एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कैकूल स्ट्रक्चर्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स वाइल डेवर स्ट्रक्चर्स आर माइनर। Rule number 6, greater the number of contributing structures of a hybrid, greater is its stability। जितनी आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा ड्रॉ करोगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल द हाइब्रिड गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी इक्वल है तो देन भी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी।
ये 6 रूल्स तक हमने लास्ट टाइम एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लिया था, इस वजह से हमने अब एग्जांपल दोबारा डिस्कस नहीं की, बता रूल्स को हमने रिवाइज करवा दी। रूल नंबर 7, the delocalization of electron is maximum if p orbitals are parallel to each other and the atoms having these p orbitals are lying in the same plane। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन उस वक्त मैक्सिमम होगी जब तमाम p ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, एटम्स हैविंग दिस p ऑर्बिटल्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, और इनके ऊपर मौजूद तमाम p ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी एक प्लेन में होंगे। जिसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास बेंजीन की है। बेंजीन के केस में तमाम 6 के 6 कार्बन एटम जो हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, लिहाजा उसके ऊपर जो p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में भी पैरेलल होते हैं, और बेंजीन मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन शो करती है और हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। जबकि इसके बरक्स जो है हमारे पास 1357 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो करवाई गई है। इसके अंदर हमारे पास 8 कार्बन हैं। The 8 sp2 hybrid carbon atoms cannot be adjusted at the corners of a planar। ये 8 के 8 कार्बन एटम इस वक्त प्लेनर नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है। Because angle of an octahedron are more than 120, क्योंकि इनके एंगल जो है वो 120 से ज्यादा है। अब चूंकि ये सारे के सारे एक प्लेन में नहीं है, लिहाजा इनमें डीलोकेलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये जो आपके पास साइड पे आप नजर आ रहे हैं, ये 2 कार्बन एटम, ये अलहदा प्लेन में है, ये जो है ये अलहदा प्लेन में है, ये 4 जो है ये एक ही प्लेन में है। लिहाजा इन 4 की इन साइडों वाले 2 के साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इनकी प्लेन में नहीं है। लिहाजा इसकी डीलोकेलाइजेशन उस तरह से नहीं है जैसे बेंजीन की है। इस वजह से ये बेंजीन की तरह स्टेबल नहीं होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि इसमें डीलोकेलाइजेशन नहीं। ये थे बेटा हमारे पास 7 रूल्स, जिसको हमने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमारा रूल्स ऑफ रेजोनेंस वाला टॉपिक खत्म होता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है, द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at one position accompanied by a corresponding increase at some other position of the same molecule is known as resonance effect। मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम हो जाना और उसी मॉलिक्यूल की दूसरी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का बढ़ जाना, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनालीन। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाई अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एनालीन। द रीजन इज basicity is due to the fact that in ammonia the electron show on nitrogen is restricted entirely to it। तो इसकी रीजन ये है कि अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, दूसरा साथ इसके पड़ा हुआ। अब बेस वो कहलाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब इसकी यहां से इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एनिलीन के अंदर भी हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर स्प्रेड हुए हुए हैं। इसका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो पहले 6 कार्बन एटम पे स्प्रेड हुआ है, अब वो साथ में नाइट्रोजन पे भी स्प्रेड हो जाता है, और वो इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर को अपने साथ शामिल कर लेता है।
लिहाजा इस लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है अमोनिया के मुकाबले में कम है। क्योंकि अमोनिया की लॉन पेयर देने की एबिलिटी ज्यादा है, लिहाजा ये स्ट्रॉन्गर बेस कहलाएगा और एनिलीन जो है ये वीकर बेस कहलाएगा, क्योंकि इससे इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकेलाइजेशन में आ गए, एक जगह पे फिक्स नहीं। तो ये इसकी रीजन है। इसी की उन्होंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं कि ये जो लॉन पेयर होता है ये इन रेजोनेंस आ जाता है बेंजीन के साथ। ये लॉन पेयर शिफ्ट होगा साथ वाले कार्बन पे, जिसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, वो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऐसा वो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन को शिफ्ट किया जाएगा जिसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, लिहाजा वो इस पाई इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट शिफ्ट कर देगा। सो ऑन, इसी तरह कार्बन थर्ड स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन को दिया जाएगा, उसके पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे। तो ये सारी की सारी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर था ये पूरी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ गया, लिहाजा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी, और यही रीजन इसको वीक बेस बना देती है एज कंपेयर टू एमोनिया के, जिसमें के अंदर लॉन पेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। इसी की एक्सप्लेनेशन देता है वो यहाँ पे। हेंस द रियल स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन इज हाइब्रिड ऑफ अबव मेंशन्ड स्ट्रक्चर। जो एनिलीन है वो इन तमाम स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर 2, 3 and 4 रिवर्स दैट द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिलोकेलाइज ओवर द रिंग। कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है वो पूरी बेंजीन के ऊपर डिलोकेलाइज हो चुका है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम हो गई है। वाइल इंक्रीज ऑन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, और बेंजीन के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। जहां पे बेंजीन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे अब 8 हो चुके हैं। रिजल्ट क्या होता है? द डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन if aniline relative to ammonia explain why aniline is weaker base than ammonia। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का नाइट्रोजन के ऊपर कम हो जाना साबित करता है कि वो एक वीक बेस है। इन aniline amino group donate its electron to benzene ring by mesomeric effect। तो अमाइनो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर करता है इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट का नाम देते हैं। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और वही डेंसिटी विद इन अ मॉलिक्यूल जो है बेंजीन के ऊपर ज्यादा होगी, और ये मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। फिर हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। इन नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट। इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मेसोमेरिक इफेक्ट है। बेंजीन है उसके ऊपर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करेंगे? ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा अब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो गई है, और वही चार्ज डेंसिटी जो बेंजीन पे कम हुई है वो नाइट्रोजन पे या नाइट्रो ग्रुप पे ज्यादा हो चुकी है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा? अब यही नाइट्रो ग्रुप जो है जो अभी हमने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अगर आप लगा देते हो एनिलीन के ऊपर। अब एनिलीन ने में नाइट्रोजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है और इसका बेसिक करैक्टर जो है वो शो होगा। लेकिन जब हम इसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बेंजीन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। बेंजीन जो है वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है,
जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 4 के में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ चुका है, लिहाजा एनिलीन के अंदर ये नाइट्रोजन जो पहले इलेक्ट्रॉन दे सकता था, अमोनिया की निस्बत कम इसकी एबिलिटी देने की, लेकिन अब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी और भी कम हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है। लिहाजा एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप जो है वो मजीद वीक बेस बन जाता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के इलेक्ट्रॉन उठाएगा और बेंजीन रिंग जो है वो एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो मजीद जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा जितने हम नाइट्रो ग्रुप बढ़ाते जाएंगे उतना बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जितना बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने का इफेक्ट बढ़ेगा, और उतना ही एनिलीन जो है वो वीक बेस बनता जाएगा। जैसा हमारे पास जो फाइनल ट्रेंड बनता है, एमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसके ऊपर कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। एनिलीन जो है वो एमोनिया के मुकाबले में वीक बेस है, क्योंकि अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम हो गई है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। इसके मुकाबले में नाइट्रो ग्रुप जो है वो मजीद, नाइट्रो एनिलीन जो है वो वीक बेस है एनिलीन के मुकाबले में, क्योंकि अब हम बेंजीन के ऊपर भी एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा चुके हैं। ये विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बेंजीन की अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी मजीद बढ़ गई, ये मजीद नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन के लिहाज से भी इसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर तो आपने ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगाया है, फिर इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होगी। अगर आप ये पैरा पोजीशन पे लगाते हो, इसकी एबिलिटी और बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, मजीद डेफिशिएंसी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी मजीद रिड्यूस होगी, ये मजीद वीक बेस हो जाएगा। और अगर हम इसको ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हैं तो ये सबसे वीक बेस होगा, या एनिलीन का सबसे वीक डेरिवेटिव बन जाएगा। इन शॉर्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो लॉन पेयर देने की एबिलिटी कम हो जाएगी, बेस जो है वो वीक होता जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी बढ़ेगी और बेसिक रिएक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एक्सेस ग्रुप लगाने से क्या इफेक्ट होता है? ये दो एग्जांपल जो है वो डिस्कस की गई हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन स्ट्रक्चर ए में है। इसी तरह एनिलीन में से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल के वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है और कौन सा जो है वो वीकर बेस है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बी है ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू ए के। रीजन ये है कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बेंजीन नाइट्रोजन से खींचता है, लिहाजा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम हो जाती है। जब हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बी के अंदर हमने हाइड्रोजन उतार के मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं, तो ये बल्की ग्रुप है, साथ ही नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप जो है जिसमें एक नाइट्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप है, अब ये बेंजीन की प्लेन में नहीं रहते, ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। जब ये आउट ऑफ द प्लेन जाते हैं तो इसका डीलोकेलाइजेशन इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अब डीलोकेलाइजेशन की वजह से ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर ने बेंजीन की तरफ जाना था, लेकिन अब इनकी बेंजीन की तरफ जाने की एबिलिटी कम हो गई है,
अब अगर ये बेंजीन की तरफ कम जा रहे हैं तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा है, लिहाजा स्ट्रक्चर बी जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर ए के। रीजन क्या है कि आपके पास अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो आउट ऑफ द प्लेन जा चुका है, और आउट ऑफ द प्लेन जाने से डीलोकलाइजेशन का इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि डीलोकलाइजेशन के लिए हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, तमाम एटम्स जो हैं वो एक प्लेन में होने चाहिए और उनके ऊपर जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए। ये कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही, इस वजह से स्ट्रक्चर बी जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस। अनदर एग्जांपल, उसी तरह से बेंजीन है उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और नाइट्रोजन जो है उसके हाइड्रोजन हटा के हमने दो मिथाइल लगाए हुए हैं। दूसरी स्ट्रक्चर में और दो पोजीशन पे कोई मिथाइल नहीं है, लिहाजा जो स्ट्रक्चर ए जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर बी के। ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू दिस वन। इसमें भी सेम इफेक्ट होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, उसका डीलोकलाइजेशन इफेक्ट कम हो जाएगा, जबकि इसमें डीलोकलाइजेशन इफेक्ट मौजूद है। लिहाजा ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम इसका बेसिक ऑर्डर लिखें तो हमारे पास ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू नीचे वाली स्ट्रक्चर। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसके रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।